इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 के अराउंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनमें एक ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन को भी बताएंगे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक दो चरणीय प्रवर्धक की वोल्टता का लाभ 150 है। पहले चरण का लाभ 15, दूसरे चरण का लाभ कितना होगा? वोल्टेज गेन ऑफ टू स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर इज 150। इफ द वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज इज 15, द वोल्टेज गेन ऑफ सेकंड स्टेज। तो अगर पहली स्टेज का वोल्टेज गेन A1 है और दूसरी स्टेज का वोल्टेज गेन A2 है, इन दोनों को अगर कैस्केड करेंगे तब टोटल वोल्टेज गेन हो जाएगा A1 इंटू A2। इसका मतलब देखिए यहाँ पर है, अगर आपके पास एक एम्पलीफायर है और उसका वोल्टेज गेन है A1 और दूसरे एम्पलीफायर उसके साथ में लगा दिया आपने, मतलब इसका जो आउटपुट है वो दूसरे एम्पलीफायर में लगा दिया है, तो उसके बाद निकलने पर क्या कह सकते हैं, इन दोनों को अगर एक एम्पलीफायर मान लें गेन कितना हो जाएगा। तो इस यहाँ देखिए, यहाँ अगर आपने इनपुट दिया है VI, तो पहले वाले से निकलने के बाद जो आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा कितना, A1 VI, और वही आपका क्या है, यही आपका इनपुट होगा। तो इसका इनपुट कितना हुआ, जिसका पहले वाले का आउटपुट था A1 VI, और यहाँ इसको फिर A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट कितना आ जाएगा, A2 A1 VI। ये क्या है, ये एक्चुअली V आउटपुट है। और पूरे बॉक्स के लिए अगर कहें तो A विल बी इक्वल टू V0 अपॉन VI, VO अपॉन VI, मतलब A1 A2 VI ओवर VI। तो ये कितना हो गया, ये हो गया A1 A2। ये ऐसे कह सकते हैं, अगर यहाँ से 1 वोल्ट आपने दी और ये 5 गुना करा तो यहाँ 5 वोल्ट हो गई, ये 10 गुना करा तो ये 50 वोल्ट हो गई। इसका मतलब एक की कितने वोल्ट हुई, 50, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो भी कितना आया, 50 आया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ये 2 स्टेज के बाद जो गेन है वो कितना है, 150। पहले स्टेज का गेन कितना है, 15, तो A2 कितना हो जाएगा, तो A2 कितना हो जाएगा, 10। तो ऑप्शन इसमें क्या होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पुनः निविष्ट प्रवर्धक एक दोलित्र की तरह व्यवहार करेगा। फीडबैक एम्पलीफायर विल वर्क एज एन ऑक्सीलेटर। तो जो फीडबैक एम्पलीफायर है उसका गेन होता, फीडबैक एम्पलीफायर का गेन, अगर नॉर्मल का गेन A है तो ये 1 माइनस A बीटा होगा। अब फीडबैक एम्पलीफायर को आपको बनाना क्या है, ऑक्सीलेटर बनाना है। फीडबैक एम्पलीफायर अगर नेगेटिव होगा तो गेन हो जाएगा कम, और बढ़ाएंगे फीडबैक तो गेन और कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसे ऑक्सीलेटर बनाना है तो ऑक्सीलेटर में तो इनपुट होगा ही नहीं, इसका मतलब इसका गेन को क्या करना होगा, हमें इनफाइनाइट करना होगा। तो गेन इनफाइनाइट कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस A बीटा इक्वल टू 0। तो A बीटा इक्वल टू 1 है। अब ये दो पार्ट हैं इसमें, क्योंकि ये फीडबैक है, फीडबैक के साथ साथ उसका फेस भी है, किस फेस में फीडबैक ऐड हो रहा है। इसका मतलब इसके दो पार्ट हैं कि A बीटा का मैग्नीट्यूड 1 और A बीटा का फेस, मतलब या तो 0 या 2 पाई, यानी कि फेस में होगा। तो यहाँ यही है, मतलब लूप गेन A बीटा इक्वल टू 1 एंड फीडबैक इज पॉजिटिव। तो ऑप्शन इसमें A करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3। प्रवर्धकों में धनात्मक पुनर्निविष्ट पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। तो पॉजिटिव फीडबैक से क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा, ये पॉजिटिव फीडबैक इसका गेन बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। गेन स्टेबिलिटी, नेगेटिव फीडबैक हम करते क्यों हैं, जब गेन को रिड्यूस करता है वो, तो करने की जरूरत क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि इससे स्टेबिलिटी अच्छी होती है, इससे नॉइज कम होता है, इससे डिस्टोर्शन कम होता है। तो इस वजह से हम नेगेटिव फीडबैक करते हैं। तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव फीडबैक कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, डिस्टोर्शन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक CE दिशा में लाभ 40 है, इसका वोल्टेज लाभ पुनर्निविष्ट के बाद 20 है, पुनर्निविष्ट अनुपात बताइए। वोल्टेज गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन CE मोड इज 40, वोल्टेज गेन विद फीडबैक इज 20, द फीडबैक रेशियो इज। अब ये है क्या, देखिए वैसे तो ये नेगेटिव फीडबैक है, दिखाई दे रहा है, तो इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि जो AF है वो कितना है, A अपॉन 1 माइनस A बीटा, मतलब AF कितना है, गेन कितना हो गया, मतलब गेन आफ्टर फीडबैक कितना है, ये है 20,
और ये पहले गेन कितना था 40 और ये कितना है 1 माइनस 40 बीटा। तो ये कितना हुआ 20 से काटा है 2, यहाँ क्या बचा 1, तो ये 1 माइनस 40 बीटा इक्वल टू 2 और 40 बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, तो बीटा इक्वल टू कितना है -1/40, मतलब ये आ जाएगा 0.1/4, या कितना हुआ, तो ये कितना हो जाता है इसे यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाता है -0.025। माइनस का मतलब नेगेटिव फीडबैक है जो कि पहले पता ही चल चुका था, उसे छोड़ देते हैं अगर, तो ये कितना हो गया -0.025, तो ये कितना हुआ 0.025। इसमें चूंकि माइनस का साइन कहीं दिया ही नहीं हुआ तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो बेस्ट करेक्ट आंसर यही है। अगर +0.025 और -0.05 दोनों ही ऑप्शन दिए होते तो आंसर सही होता -0.025। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5th। PNP ट्रांजिस्टर CB में शक्ति लाभ। PNP मतलब द पावर गेन इन द कॉमन बेस PNP ट्रांजिस्टर। पावर गेन जो होती है, ये पावर गेन का मतलब AP क्या होगी वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। देखिए आउटपुट पावर क्या होगी, जो आउटपुट पावर होगी V आउटपुट और कितनी I आउटपुट, और इनपुट पावर कितनी होगी, ये होगी आपकी V इनपुट I इनपुट, और इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा पावर गेन आ जाएगा। तो ये कितना हो गया वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाई करंट गेन, तो ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CE प्रवर्धक में उत्सर्जक प्रतिरोध RE प्रयुक्त होता है। इन CE एम्पलीफायर द इमीटर रजिस्टर RE इज यूज्ड फॉर। ये RE रेजिस्टेंस है कहाँ, ये कॉमन इमीटर अगर हम एम्पलीफायर बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ रेजिस्टेंस लगाते हैं हम यहाँ पर। ये रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस अगर AC सिग्नल के लिए फीडबैक का काम करेगा, इसी वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पर एक बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं AC सिग्नल के लिए। लेकिन ये कहाँ जरूरत पड़ती है, ये जरूरत पड़ती है हमारे स्टेबिलिटी के लिए, तो ये स्टेबिलिटी के लिए जरूरत पड़ेगी, तो ये स्टेबलाइजेशन के लिए जरूरत पड़ेगी, स्थायीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। RC युग्मन प्रवर्धक में क्या सत्य है। इन एन RC कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर द ट्रू स्टेटमेंट इज। इसमें देखिए ये है कि कपलिंग कैपेसिटेंस अफेक्ट्स एट हायर फ्रीक्वेंसी और बाईपास कैपेसिटेंस अफेक्टेड लोअर फ्रीक्वेंसी, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विचरणीय सोपानी प्रवर्धक का लाभ 60 व 30 है, कुल लाभ होगा। 2 स्टेज कैस्केडेड एम्पलीफायर है, डेसिबल गेन्स 60 एंड 30। अब ये डेसिबल गेन क्या होता है, डेसिबल जहां हम यूज करते हैं वो एक्चुअली लोगरिथमिक है। देखिए अगर हम कहें कि A विल बी इक्वल टू A1 इंटू A2 नॉर्मल केस में, और अगर हम log A कहें तो ये हो जाएगा log A1 प्लस log A2। अब जो डेसिबल है, डेसिबल एक्चुअली लॉगरिथमिक स्केल है, तो लॉगरिथमिक स्केल में जो गेन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 + 30 इक्वल टू टोटल गेन, वो कितना हो जाएगा 90। तो कितना गेन हुआ, ये 90 dB हुआ। तो इसका मतलब डेसिबल में जो गेन होगा वो एक्चुअली ऐड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ये लॉगरिथमिक स्केल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रवर्धक की वोल्टता लाभ 100 है, ऋणात्मक पुनर्निविष्ट बीटा इक्वल टू 0.04 भाग से वापस भेजा जाता है, तब लाभ कितना होगा। तो हमें क्या चाहिए AF निकालना है। AF कितना है, ये है A/1 माइनस A बीटा। ये कितना है A कितना है 100, और ये कितना है 1 माइनस 100 इंटू -0.04, तो ये हो जाएगा 100, और नीचे कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 4 इक्वल टू 5, तो यह है 100/5 मतलब 20। तो ये ऑप्शन इसमें क्या डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TC युग्मन प्रवर्धक देगा, ये ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर वुड गिव प्रतिबाधा सुमेलन। ये एक्चुअली क्या है, ट्रांसफार्मर की जो कॉइल होगी वो इम्पीडेंस मैचिंग के काम आ जाएगी। जो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है उसमें जो आपका यहाँ पर कलेक्टर के साथ लगाएंगे क्या, एक हम प्राइमरी कॉइल लगा देंगे और यहाँ से इसका आउटपुट ले लेंगे, तो ये एक्चुअली क्या होगा इम्पीडेंस मैचिंग के काम आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रवर्धक में युग्मन संधारित्र
सीसी प्रयुक्त किया जाता है। इन एन एम्पलीफायर ए कपलिंग कैपेसिटर सीसी यूज टू। जो ये कपलिंग कैपेसिटर कहाँ लग रहा है? देखिए, दो स्टेज अगर आपके पास है और यहाँ आपके पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यहाँ क्या है, ये आपका वीसीसी है, ये आरसी है, यहाँ इमीटर रेजिस्टेंस है, ग्राउंड है। तो यहाँ से हम सिग्नल लेंगे, लेकिन इस सिग्नल को नेक्स्ट स्टेज में इनपुट या कह सकते हैं यहाँ बेस में देने से पहले इसके बीच में यहाँ हमने क्या करा, एक कैपेसिटर लगा दिया। तो हमने कह दिया कपलिंग कैपेसिटर। एक्चुअली होगा क्या, अगर ये कपलिंग कैपेसिटर नहीं होगा तो यहाँ डीसी यहाँ बेस पर पहुँच जाएगी और ये जो ट्रांजिस्टर है ये इसकी बाइसिंग सही नहीं होगी, एक्टिव रीजन में नहीं होगा, या कह सकते हैं यहाँ से जो डीसी है उसे ब्लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कपलिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है, एसी से पास हो जाएगी तो सिग्नल यहाँ से पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली किस लिए है, ये है प्रिवेंट डीसी मिक्सिंग विद द आउटपुट। तो डीसी को मिक्स ना करने की इससे हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पुनर्निविष्ट के सिग्नल की करा विपरीत है तब यह when the phase of the feedback signal is out of phase with the input then it is called। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या है, एक एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर में हमने क्या करा, एक पार्ट लिया सिग्नल का और उसको हमने क्या करा, यहाँ फीडबैक कर दिया। फीडबैक हम वोल्टेज फीडबैक कर सकते हैं, करंट फीडबैक कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सीरीज फीडबैक है या पैरेलल फीडबैक है, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट होगा। अब यहाँ से पहले से सिग्नल ये है, अब इस सिग्नल में फीडबैक का सिग्नल अगर आपके पास यही है तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन अगर आपके पास सिग्नल ये था और फीडबैक का सिग्नल ये है जो इसके जस्ट अपोजिट है, तो इसे क्या कहेंगे हम, नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि इससे क्या होगा, ये इनपुट घट जाएगा और इसकी वजह से आउटपुट भी घट जाएगा। तो अगर ये आउट ऑफ फेस है तब हम इसे कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरसी युग्मन प्रवर्धक में युग्मन संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर इन आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। ये क्या काम है, ये आपका क्या है, डीसी को सेपरेट कर देता है। तो वहाँ डीसी ब्लॉक हो जाएगी और एसी पास हो जाएगी, तो डीसी आइसोलेशन इसका काम है। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में देखिए, एक सी प्रवर्धक को निवेशित सिग्नल इतने दिया गया, विभव लाभ 150 है, तो निर्गत सिग्नल ज्ञात करो। इनपुट सिग्नल गिवन टू कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हैविंग वोल्टेज गेन इज 50 इज इतना, करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल। तो इनपुट की हमारे पास क्या है, इनपुट का देखिए जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का वो है 2 है और इसका गेन कितना है, इसका गेन है आपका 150। तो अगर हम गेन को मल्टीप्लाई करें तो ये हम कहें अगर ई आई है तो ये ई ओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 150 इक्वल टू 300। दूसरी बात, इनपुट का जो फेस है ये है 10 डिग्री और आउटपुट का जो फेस होगा वो कितना जाएगा, आउट ऑफ फेस होगा, मतलब जितना भी फेस था उसमें 180 डिग्री ऐड हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री के बाद कितना हो जाएगा, 190 डिग्री। इसका मतलब पहली बात तो फेस 190 होना चाहिए, तो जहाँ फेस 190 नहीं है उसे क्रॉस कर देते हैं। इसके अलावा जो सिग्नल है उसकी वैल्यू या कह सकते हैं एम्पलीट्यूड कितना हो जाए 300, तो 300 ये है, तो ऑप्शन कितना हो जाता है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रांजिस्टर अभिनति का स्थायित्व गुणांक। जो ट्रांजिस्टर की हमें स्टेबिलिटी चाहिए वो थर्मल की वजह से स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस है और उसमें जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो है कितना, ICO, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका IC चेंज हो रहा है, तो हमें उसके अगेंस्ट स्टेबिलिटी चाहिए। तो S जो कैलकुलेट करते हैं हम वो करते हैं डेल IC/DICO। कहीं कहीं ये ICEO भी लिखा होता है। मतलब क्या है, अगर 1 मिली एम्पियर या अगर कह दें 1 माइक्रो एम्पियर चेंज होने पर कलेक्टर करंट कितना चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी कम होगी। ये ध्यान रखने की बात है। इसका मतलब ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रवर्धक में ऋणात्मक पुनर्निविष्ट नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर। नेगेटिव फीडबैक होने से क्या होगा, गेन रिड्यूस होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, नॉइज रिड्यूस होगा, डिस्टोर्शन रिड्यूस होगा, यानी कि इम्प्रूव्स गेन स्टेबिलिटी, इंक्रीजेज इनपुट इम्पिडेंस, रिड्यूसेज नॉन लीनियर डिस्टोर्शन, या कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन इसमें डी सही है। नेक्स्ट देखें। एक प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ 200 है, डीबी में लाभ कितना होगा।
द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 200, व्हाट विल बी द गेन इन डीबी अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए जो गेन है अगर डेसिबल में लिखते हैं तो दो चीज़ें हैं, अगर हम पावर में लिख रहे हैं, अगर हम कहें पावर गेन इन डेसिबल तो ये हो जाएगा 10 log PO अपॉन PI। तो ये है क्या, इतना हिस्से को कहेंगे आप बेल और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा ये डेसिबल। ठीक, अगर हम क्या कहें, अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें तो P इक्वल टू कितना होगा V² अपॉन R। तो यहाँ V² होगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो एक्चुअली 20 से मल्टीप्लाई होगी, 20 log VO अपॉन VI। इसी तरीके से करंट अगर लेंगे तो करंट के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, P इक्वल टू I² होगा, I² होगा तो जब स्क्वायर कोई क्वांटिटी होती तो वहाँ उसका 2 यहाँ log से पहले आ जाता, तो ये आ जाएगा 20 log I0 अपॉन I। तो ये यहाँ क्या है, वोल्टेज गेन एम्पलीफायर कितना है 200, व्हाट विल बी द गेन इन डीबी। तो यहाँ निकालना हमें ये वोल्टेज, ये हमें गेन किस में निकालना, डीबी में निकालना। तो गेन डीबी में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमें दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 200, तो ये कितनी आ गई वैल्यू 20 log 200, मतलब 20 log 2 प्लस log 100, log 100 है 2, log 2 है 0.3, इसका मतलब ये होगा 20 इंटू 2.3, इसका मतलब ये हुआ 46। तो ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी प्रवर्धक की निर्गत प्रतिबाधा जेड आउट बिना पुनर्निर्विष्ट के हो तो ऋणात्मक पुनर्निर्विष्ट के बाद कितनी होगी। इफ द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ एन एम्पलीफायर इज जेड आउट विद द फीडबैक देन द विद नेगेटिव फीडबैक इट्स वैल्यू विल बी। देखिए है क्या, नेगेटिव फीडबैक अगर होगा, अगर हम बीटा का साइन लगा देंगे तो हमारे पास जो गेन होगा वो फीडबैक के बाद जो गेन हो जाएगा वो हो जाएगा A अपॉन 1 प्लस A बीटा। जो डिस्टोर्सन है फीडबैक के बाद डिस्टोर्सन वो भी कम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 प्लस A बीटा। जो आपका नॉइज है, जो नॉइज है वो भी फीडबैक के बाद कितना हो जाएगा, जो पहले नॉइज था 1 प्लस A बीटा। तो A बीटा का जो फैक्टर है यही काम करेगा। और जेड जो इम्पिडेंस है वो आपके पास हो जाएगा जेड अपॉन 1 प्लस A बीटा। तो यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि ये जो फीडबैक हम इम्पिडेंस के ले रहे हैं ये वोल्टेज फीडबैक के लिए है, तो वोल्टेज फीडबैक वाले केस में है, तो ये ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रवर्धक में उच्च निर्गत प्रतिबाधा होती है। अब ये उच्च निर्गत प्रतिबाधा, हाईएस्ट आउटपुट इम्पिडेंस इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर। आउटपुट इम्पिडेंस किस में होगी, ये होगी आपकी कॉमन बेस में। तो कॉमन बेस में जो कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस होगा, तो ये तो हाईएस्ट होगी, और कॉमन कलेक्टर होगा इसमें क्या होगी, लोएस्ट होगी, और ये इंटरमीडिएटरी होगी किसमें, कॉमन एमीटर में। तो ये क्या होगी, आउटपुट इम्पिडेंस हाईएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट किसमें, ये है आपके कॉमन बेस में, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आधार प्रतिरोध अभिनत के लिए स्थायित्व घटक है क्या, द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ ए बेस रजिस्टर बायस नियरली। तो स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, DIC ओवर DICO। अब ICO को हम क्या कन्वर्ट करते हैं, इसे फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लेते हैं हम, किसमें, बेस के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा DIB ओवर डेल IC। अब यहाँ देखिए ये जो बेस रजिस्टर बायस है इसमें IC IB इंडिपेंडेंट है, IB फिक्स्ड है। IB चूंकि फिक्स्ड है इसका मतलब इसका इसके साथ वेरिएशन ही नहीं है, तो इसके साथ डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। जब डिफरेंशिएशन 0 हो जाए तो 0 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो 1 प्लस बीटा अपॉन 1 ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा या बीटा प्लस 1। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, उसका कारण दिए हैं सही। तो कथन असर्शन रीजन, तो असर्शन क्या है, RC कपल्ड एम्पलीफायर हैज लार्जर बैंडविड्थ देन ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। बिल्कुल सही बात है, RC कपल्ड एम्पलीफायर ऑलवेज यूज नेगेटिव फीडबैक, नहीं यार उसमें नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, इसका मतलब ये तो सही है, ये बात सही है और ये बात गलत है। तो ए करेक्ट, आर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाता है। तो ऑप्शन इसमें कितना होता है, सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक विभव विभाजक का परिपथ दिया है, इन वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट शोन व्हाट विल बी द इमीटर वोल्टेज। यहाँ पर वोल्टेज देखने इमीटर में कितनी वोल्टेज है। तो देखिए पहले एक चीज़ देखते हैं हम कि यहाँ पर आपके पास इमीटर में वोल्टेज चूँकि आपको चाहिए थी, यहाँ देखिए यहाँ वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं पहले कितनी है। तो यहाँ वोल्टेज जो कैलकुलेट होगी ये पोटेंशियल डिवाइडर बायस है। तो यहाँ जो वोल्टेज होगी इस पर वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे हम कहेंगे V2, इसे हम कह देंगे R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये पोटेंशियल डिवीजन का फार्मूला है। और टोटल जो वोल्टेज थी ये थी, तो R2 कितनी हो गई, R2 है 2.2 और ये कितनी है R1 है 10 और ये प्लस कितनी है 2.2 और VCC कितनी है 25। तो हो जाएगी 2.2 इंटू 25 अपॉन 12.2, तो आती है 4.5। अब देखिए 4.5 है, अगर हम यहाँ पर ड्रॉप कहें कितना 0.7, तो इसमें से 0.7 घटा देते हैं तो ये कितना जाता है 3.8। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन है 3.8 यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 3.8 या डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए 4.5 से कम एक ही ऑप्शन है, तो चाहे ये जर्मेनियम का बना हुआ है चाहे सिलिकॉन का बना हुआ है, इससे कम चूंकि ऑप्शन ही एक है तो आपकी वोल्टेज इतनी ही आएगी 3.8। तो ऑप्शन इसमें ये सही हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस और भी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।